हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं अपना पहला वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ और वो जो वीडियो है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है इसके अंदर हम बात करेंगे कि इसके बारे में जो बिल था उसको किसने प्रिपेयर किया। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एक प्रोसीजरल लॉ है या नहीं है, और लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो किस तरीके का लॉ है, लैक्स फॉरी है। फिर इसके बाद में इस वीडियो के हम बात करेंगे इसका ओवरव्यू, और फिर उसके बाद इसका प्रियम्बल और सेक्शन 1। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले इसके बारे में जो बिल था इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसको प्रिपेयर किया था सर जेम्स स्टीफन ने। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एक तरीके का प्रोसीजर लॉ है, और जो ये बात करता है कि किस तरीके से किसी फैक्ट को प्रूव किया जाएगा, और भी कोर्ट की मदद करता है, वो रोकता है कोर्ट का किसी भी वैल्यूबल टाइम जो है उसका इरेलेवेंट इश्यूज पर वेस्ट ना हो। तो एक तरीके से इसे हम स्पीडी जस्टिस के तौर पर भी देख सकते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो लैक्स फॉरी है, जिसका मतलब है लॉ ऑफ कंट्री या लॉ ऑफ लैंड। इसको लैक्स फॉरी भी कहा जाता है। ये एक तरीके का प्रोसीजर लॉ है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का लैक्स फॉरी भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो है ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एक तरीके का कंप्लीट कोड है या नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट एक कंप्लीट कोड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में बात करते हैं, जिनके अंदर अपने अलग प्रोविजंस है एविडेंस के बारे में, जैसे कि बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है। फिर उसके बाद सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 का, जिसका जो ऑर्डर 26 है वो। फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो सेक्शंस 291 एंड 292 है। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट है 1963, इसका जो सेक्शंस 19 और 20। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसके जो सेक्शंस है 59 एंड 123। इन सब के अंदर अपने अलग से प्रोविजंस है एविडेंस के बारे में। तो यहाँ पर हम इंडियन एविडेंस एक्ट को एक कंप्लीट कोड नहीं कह सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का ओवरव्यू। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस है, कितने पार्ट्स है, इसमें कितने चैप्टर्स है, और इसका जो प्रियम्बल है वो ये बात करता है कि ये कंसोलिडेट करता है, ये डिफाइन करता है और ये अमेंड करता है लॉ ऑफ एविडेंस को। इसको एक तरीके से समीकलन उसका करता है, उसको कंसोलिडेट करता है, मतलब उसको मिलाकर रखता है। सारी जितने भी उसके बारे में एविडेंस के बारे में प्रोविजन है वो इस एक्ट के अंदर सारे इंक्लूड है, और वो डिफाइन करता है, डेफिनेशन देता है कि एविडेंस के बारे में जो भी चीज़ें हैं उन सब की डेफिनेशन इस एक्ट में प्रोवाइड की गई है। उसके बाद इसमें अमेंड भी करता है, ये कोई संशोधन करता है इसके अंदर, तो वो भी इसके प्रियम्बल में बात की गई है। इसके अंदर 3 पार्ट्स है और 11 इसमें चैप्टर्स है, 167 इसमें सेक्शंस है। पार्ट 1 जो है वो इसका रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है, और ये सेक्शन 1 से लेके 55 तक है। फिर जो इसके चैप्टर्स है इस पार्ट 1 के अंदर वो है 1 एंड 2। फिर इसके बाद पार्ट 2 जो है वो ऑन प्रूफ के बारे में बात करता है, और इसके अंदर जो सेक्शंस है वो है सेक्शन 56 से लेकर 100 तक। और फिर उसके बाद चैप्टर्स है इसमें 3 से लेकर 6 तक। फिर पार्ट 3 जो है वो प्रोटेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस के बारे में बात करता है, और इसमें जो सेक्शंस है वो है 101 से लेकर 167 तक। और इसमें जो चैप्टर्स है वो चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 11 तक है। तो ये इसका ओवरव्यू है कि इसके अंदर कितने सेक्शंस है, कितने इसमें चैप्टर्स है और कितने पार्ट्स है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर है वो है पार्ट 1। पार्ट 1 जो है वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है, और ये सेक्शंस 1 से लेके 55 तक है। और इसके अंदर जो चैप्टर 1 है वो प्रीलिमिनरी के बारे में बात करता है, एक तरीके से प्रारंभिक उसके बारे में ये बात करता है, और इसमें है सेक्शंस 1 से लेके 4 तक। सेक्शन 1 जो है वो हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 के अंदर है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और इसका कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल जो है इसका वो है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और इसका जो एक्सटेंट है वो पूरी इंडिया के ऊपर है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर नहीं है इसका। उसके बाद में ये अप्लाई करता है, ये किन चीज़ों पर ये एप्लीकेबल है। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर लागू होता है जो भी किसी कोर्ट के सामने होती है, और उसमें कोर्ट मार्शल्स की प्रोसीडिंग्स भी आ सकती है। इसके अंदर एक केस आया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी.आर. वर्मा। इस केस के अंदर ये कहा गया था कि अगर कोई प्रोसीडिंग किसी ट्रिब्यूनल के सामने होती है तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग उनको नहीं माना जाएगा। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रिब्यूनल के सामने भी प्रोसीडिंग है तो उन पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा, उन पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद में इसका जो कमेंसमेंट है ये कब से लागू हुआ था, कब से इसका फोर्स आया था, तो ये आया था 1 सितंबर 1872 से। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं करता, किसी भी कोर्ट मार्शल पर वो लागू नहीं होता। जो आर्मी एक्ट के अंदर है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंदर है, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट के अंदर है, एयरफोर्स एक्ट के अंदर है, तो उन पर ये इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। कोई एफिडेविट पर ये लागू नहीं होता,
इससे रिलेटेड एक केस था जो था फेडरल इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस आनंद राव। इस केस के अंदर कहा था कि जो एफिडेविट है वो एविडेंस में नहीं आएंगे, और उसके बाद में अगर कोई प्रोसीडिंग किसी आर्बिट्रेटर के सामने होती है तो उन पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। तो ये सारी बातें हम इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में कह सकते हैं कि इन पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। इन सारी जितने भी है कोर्ट मार्शल है, कोई एफिडेविट है या कोई आर्बिट्रेटर के सामने प्रोसीडिंग्स है। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।